नमस्ते। यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। नितिन सिंघानिया की इंडियन आर्ट एंड कल्चर सीरीज में आज हम चैप्टर 13 यानी भारतीय साहित्य इंडियन लिटरेचर पर चर्चा करेंगे। जब हम साहित्य या लिटरेचर शब्द सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर मोटी मोटी किताबें, मुश्किल कविताएं या स्कूल के सिलेबस की कहानी आती है। लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, ये किसी भी समाज का आईना होता है, उसकी आत्मा की आवाज। हाँ, और आज की हमारी ये चर्चा इसी आईने में झांकने की एक कोशिश है। हम देखेंगे कि भारत का प्राचीन साहित्य कितना विविध और गहरा है। और हम सिर्फ वेदों और उपनिषदों की बात नहीं करेंगे, हम ये भी समझेंगे कि ये ग्रंथ आज भी हमारे जीवन को, हमारी सोच को कैसे प्रभावित करते हैं। तो चलिए इस ज्ञान के महासागर में गोता लगाते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि साहित्य असल में है क्या और इसे समझने के अलग-अलग तरीके क्या हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लिटरेचर शब्द जो है वो लैटिन शब्द लिटराटूरा से आया है। लिटराटूरा, हाँ, जिसका मतलब है अक्षरों से बनी लिखाई। मतलब सरल भाषा में कहें तो कोई भी लिखित रचना जिसमें थोड़ी लिटरेरी मेरिट हो, वो लिटरेचर है। अच्छा, तो इसे हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं, जैसे फिक्शन और नॉन फिक्शन। एकदम सही। जैसे उपन्यास और कहानी हो गए फिक्शन, और बायोग्राफी या कोई रिसर्च पेपर हो गया नॉन फिक्शन। और फिर इसमें भी पोएट्री और प्रोज का डिवीजन होता है। बिल्कुल। और प्राचीन ग्रीको रोमन समय से ही एपिक्स यानी महाकाव्य बहुत लोकप्रिय रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये पहले लिखे नहीं गए। अच्छा। हाँ, ये पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से सुनाए जाते थे। अरे वाह, जैसे हमारे यहाँ भी कथा सुनाने की परंपरा रही है। तो फिर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आने से तो सब कुछ बदल गया होगा। अरे क्रांति आ गई। 18वीं सदी में प्रिंटिंग ने सब कुछ बदल दिया। ज्यादा से ज्यादा लोग साहित्य पढ़ने लगे और आज तो हम ई लिटरेचर के युग में हैं। सही बात है, सब कुछ हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। हाँ, मैंने एक चीज और नोटिस की है। ग्रंथों को पढ़ने पर कभी-कभी लगता है कि कोई हमें कुछ सिखा रहा है और कभी लगता है कि कोई बस कहानी सुना रहा है। क्या ये लिखने के अलग-अलग स्टाइल हैं? क्या बात है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। इसे ही डिडक्टिव और नैरेटिव टेक्स्ट कहते हैं। डिडक्टिव और नैरेटिव? हाँ, डिडक्टिव टेक्स्ट का मकसद होता है पढ़ने वाले की सोच और व्यवहार को प्रभावित करना। एक तरह से ये डायरेक्टिव या उपदेशात्मक होता है। जैसे कि कोई धार्मिक ग्रंथ या सर्मन्स? बिल्कुल, या नैतिक मुद्दों पर लिखे लेख। राइटर चाहता है कि आप उसकी बात मानें, उससे कुछ सीखें। और नैरेटिव? नैरेटिव टेक्स्ट का मकसद होता है पढ़ने वाले की रुचि बनाए रखना। ये कहानी सुनाता है, जानकारी देता है, ताकि कहानी का फ्लो बना रहे। ज्यादातर कहानियां और उपन्यास इसी श्रेणी में आते हैं। समझ गई। भारत तो भाषाओं का देश है, यहाँ का साहित्य भी बहुत विविध होगा। निश्चित रूप से। भारत में मुख्य रूप से 4 भाषा समूह हैं: ऑस्ट्रिक, द्रविडियन, साइनो टिबेटन और इंडो यूरोपियन। और आज हमारी चर्चा किस पर केंद्रित रहेगी? आज हम इंडो यूरोपियन समूह की एक प्रमुख भाषा संस्कृत के साहित्य पर फोकस करेंगे। ग्रेट। तो जब हम प्राचीन भारतीय साहित्य की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में वेद, पुराण, उपनिषद यही सब आता है। क्या ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथों तक ही सीमित था? ये एक आम धारणा है, लेकिन सच नहीं है। उस दौर में प्राकृत जैसी भाषाओं में भी बहुत कुछ लिखा गया जो धर्म से सीधे तौर पे नहीं जुड़ा था। अच्छा। हाँ, उसमें यथार्थवाद मतलब रियलिज्म और नैतिक मूल्य थे। लेकिन हाँ, वेद सबसे प्रमुख ग्रंथ हैं जिन्हें पवित्र माना जाता है। तो चलिए वेदों से ही शुरू करते हैं। वेद शब्द का मतलब क्या है? वेद का अर्थ है ज्ञान। ये वो ग्रंथ हैं जो इंसान को पृथ्वी पर और उसके बाद का जीवन जीने का ज्ञान देते हैं। इनकी भाषा बहुत काव्यात्मक है, प्रतीकों और मिथकों से भरी हुई। और ये लिखे कब गए? मतलब इनका टाइम पीरियड क्या है? माना जाता है कि इन्हें 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच संकलित यानी कंपाइल किया गया। लेकिन इससे पहले ये पीढ़ियों तक मौखिक रूप से ब्राह्मण परिवारों में चलते रहे। वाओ! इन्हें डिवाइन रेवलेशंस यानी देवी ज्ञान माना जाता है, जो देवताओं ने इंसानों के मार्गदर्शन के लिए दिया है। इनका सबसे बड़ा संदेश क्या माना जाता है? इनका एक बहुत बड़ा संदेश है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। और ये 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एकदम सही। इन्हें ऋषियों ने लिखा था और इन सब में यज्ञ को बहुत महत्व दिया गया है। तो चलिए एक एक करके इन वेदों को समझते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद, ये सबसे पुराना है ना? हाँ, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है।
इसमें 1028 संस्कृत हिम्स यानी सूक्त है, और ये किसी भी इंडो यूरोपियन भाषा की सबसे पुरानी रचनाओं में से एक है। इसमें किस चीज पर जोर दिया गया है? इसमें दुनिया की समृद्धि, वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी और प्राकृतिक सुंदरता पर जोर है। ये 10 किताबों में बटा है, जिन्हें मंडल कहते हैं। और इन सूक्तों में होता क्या है? ज्यादातर सूक्त जीवन, मृत्यु, सृष्टि, यज्ञ और सोम यानी देवताओं के आनंद के लिए हैं। ये मुख्य रूप से इंद्र, अग्नि, वरुण, रुद्र जैसे देवताओं और उषा, पृथ्वी, वाक जैसी देवियों को समर्पित हैं। ओके, अब आते हैं यजुर्वेद पर। यजुर्वेद का नाम यजुस से बना है, जिसका मतलब है बलिदान या यज्ञ। तो जैसा नाम से ही जाहिर है, ये यज्ञ के रीति रिवाजों और मंत्रों पर केंद्रित है। मतलब ये यज्ञ करने वाले पुजारियों के लिए गाइड बुक की तरह है। बिल्कुल, परफेक्ट एनालॉजी है। इसके 2 मुख्य प्रकार हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। व्हाइट और ब्लैक यजुर्वेद, इंटरेस्टिंग। अब सामवेद की बात करते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि ये संगीत से जुड़ा है। बिल्कुल, साम का मतलब ही है धुन या मेलोडी। ये धुनों और गीतों पर केंद्रित है। इसे बुक ऑफ चैंट्स भी कहते हैं। बुक ऑफ चांट्स। हाँ, इसमें 1875 भजन हैं, जिनमें से ज्यादातर ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। भारतीय संगीत का विकास कैसे हुआ, ये हमें सामवेद से ही पता चलता है। मैंने सुना है इसमें हजारों राग रागिनियों का जिक्र है। हाँ, 16,000 राग और रागिनियों का जिक्र है। ये दिखाता है कि संगीत उस वक्त कितना एडवांस था। इनक्रेडिबल। और आखिरी अथर्ववेद। ये बाकी वेदों से कैसे अलग है? अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। ये आम इंसान के दैनिक जीवन से जुड़ा है। इसका फोकस समाज में शांति और समृद्धि लाना है। अच्छा, तो ये ज्यादा प्रैक्टिकल है। बहुत ज्यादा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें लगभग 99 बीमारियों के इलाज के नुस्खे हैं। अरे वाह। हाँ, इसमें हीलिंग, ब्लैक एंड व्हाइट मैजिक और यहाँ तक कि गृहस्थ के रोजमर्रा की समस्याओं पर भी बात की गई है। ये तो बहुत फैसिनेटिंग है। तो क्या वेदों को समझने के लिए कुछ और भी ग्रंथ हैं? मतलब कोई सहायक ग्रंथ? हाँ, बिल्कुल। वेदों को पूरी तरह समझने के लिए वेदांग यानी वेद के अंग को पढ़ना जरूरी है। वेद के अंग? हाँ, ये 6 हैं: शिक्षा, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। पाणिनि की अष्टाध्यायी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जो संस्कृत व्याकरण के नियम बताती है। अच्छा, और मैंने ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये नाम भी सुने हैं। ये क्या है? ये वेदों की ही एक्सप्लेनेटरी पार्ट्स हैं। सबसे पहले आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण, ये वेदों पर की गई कमेंट्रीज हैं। हर वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ है। इनमें यज्ञों के विस्तृत व्याख्या, कथाएं और दर्शन का मिश्रण होता है। ओके। और आरण्यक? आरण्यक को फॉरेस्ट टेक्स्ट भी कहते हैं। अरण्य मतलब जंगल। हाँ। ये ग्रंथ उन मुनियों द्वारा लिखे गए जो जंगलों में रहते थे। ये यज्ञों के पीछे के दार्शनिक और रहस्यमयी पहलुओं पर बात करते हैं। ये वेदों का कर्मकांड वाला सेक्शन है। कर्मकांड। और फिर उपनिषद? उपनिषद वेदों का सार हैं और अंतिम भाग हैं, इसीलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं। वेदांत यानी वेद का अंत। बिल्कुल। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के पास नीचे बैठना। ये गुरु शिष्य परंपरा का हिस्सा थे और ये ज्ञानकांड वाला सेक्शन है। तो इनका मुख्य विषय क्या है? उपनिषद जीवन के सबसे बड़े और गहरे सवालों का जवाब देते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवन मृत्यु का चक्र क्या है और मोक्ष का मार्ग क्या है। मतलब ये मानव जीवन के सत्य की खोज करते हैं। एग्जैक्टली। 200 से ज्यादा उपनिषद हैं, जिनमें से 108 को मुक्ति का कैनन कहा जाता है, जो हिंदू माला के 108 मोतियों के बराबर है। ये तो बहुत गहरी बातें हैं। वेदों और उपनिषदों के बाद भारत की 2 सबसे बड़ी कहानियां हैं, रामायण और महाभारत। हाँ, इन्हें महाकाव्य कहा जाता है। ये सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि हमारी कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा हैं। हमारी संस्कृति का डीएनए है ये। चलिए पहले रामायण की बात करते हैं। इसे ऋषि वाल्मीकि ने लिखा, जिन्हें आदि कवि यानी पहला कवि कहा जाता है। हाँ, और इसीलिए रामायण को आदि काव्य यानी द फर्स्ट एपिक पोएम कहते हैं। ये भगवान राम की कहानी के माध्यम से मनुष्य के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को हासिल करने का रास्ता दिखाती है। इसमें 24,000 श्लोक है ना? हाँ, और ये 7 कांडों में विभाजित है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और फिर महाभारत? महाभारत, जिसे वेद व्यास ने लिखा है, ये कौरवों और पांडवों के बीच हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए हुए संघर्ष की कहानी है। ये तो बहुत विशाल है। कहते हैं इसकी यात्रा जय से शुरू हुई थी। हाँ, पहले इसमें 8,800 श्लोक थे, तो इसे जय कहते थे। फिर ये 24,000 श्लोकों के साथ भारत बना
और आज इसमें लगभग 1,00,000 श्लोक हैं, तो ये महाभारत कहलाता है। और इसी का एक हिस्सा है भगवद गीता, जो शायद दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताबों में से एक है। हाँ, भगवद गीता महाभारत का ही एक अंश है, लेकिन अपने आप में एक संपूर्ण ग्रंथ है। ये भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। और ये एक तरह से जीवन के धर्म संकटों के लिए गाइड की तरह काम करती है। बिल्कुल। इसमें कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म का उपदेश देते हैं। निष्काम कर्म यानी बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य का पालन करना। या संघर्ष की कहानियां नहीं हैं। सही बात है। ये मानवीय अस्तित्व का सही मार्ग और सकारात्मक कर्मों की आवश्यकता को दर्शाती हैं। इन्हें अनगिनत भाषाओं में फिर से कहा गया है और इन पर कितने नाटक और टीवी शोज भी बने हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य का ये केवल एक परिचय था। हर वेद, हर उपनिषद और हर महाकाव्य अपने आप में एक दुनिया समेटे हुए हैं। बिल्कुल। ये ग्रंथ सिर्फ अतीत का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये वर्तमान को समझने और भविष्य को दिशा देने की कुंजी भी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम पुराणों पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। हमारे सामने जो सोर्सेज हैं वो हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल की तरफ ले जाते हैं कि एक प्राचीन सभ्यता खुद को और अपनी दुनिया को कैसे समझती थी। क्या वो सिर्फ देवताओं की कहानियों से अपनी पहचान बनाती थी, या उनके पास समाज, विज्ञान और राजनीति के लिए भी कोई ब्लूप्रिंट था? बहुत अच्छा पॉइंट है और इसका जवाब हमें पुराणों में मिलता है। चलिए पुराण शब्द से ही शुरू करते हैं। हाँ। इसका मतलब ये है जो पुराने को नया करे। अच्छा, पुराने को नया करे। हाँ, ये बस दादा दादी वाली कहानियां नहीं है, ये एक तरह से ब्रह्मांड का पूरा इतिहास है। पूरा इतिहास। हाँ, सृष्टि की रचना से लेकर उसके विनाश और फिर से रचना तक, मतलब एक कभी ना खत्म होने वाले कॉस्मिक साइकिल की बात करते हैं। और इन कहानियों के वो मुख्य किरदार कौन है? सोर्सेज बताते हैं कि राजा, नायक, ऋषि सब है, लेकिन मेन फोकस त्रिदेवों पर है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यानी हिंदू देव मंडल के 3 सबसे बड़े देव। बिल्कुल। और ये कहानियां 18 महापुराणों में बटी हुई हैं। हर पुराण एक खास देवता पर केंद्रित है, जैसे विष्णु पुराण या शिव पुराण। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इतिहासकारों के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं। अच्छा, कैसे? इनसे हमें वैदिक काल के बाद के भारत के समाज, संस्कृति, भूगोल और यहाँ तक कि राजाओं की वंशावलियों के बारे में भी पता चलता है। ये उस समय के एनसाइक्लोपीडियाज थे एक तरह से। मतलब ये एक तरह का सोशल एंड कल्चरल डॉक्यूमेंटेशन था। एग्जैक्टली। और जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि ये इतने पॉपुलर क्यों हुए। हाँ। सोर्सेस साफ कहते हैं कि वेदों की भाषा और कॉन्सेप्ट्स बहुत जटिल थे। वो संस्कृत भी आम आदमी की समझ से शायद बाहर थी। बिल्कुल। जबकि पुराणों को आसान कहानियों की शक्ल में लिखा गया, बेसिकली मास अपील के लिए। इनका कई स्थानीय भाषाओं में अनुवाद हुआ और ये घर घर तक पहुंचे। इन्होंने अपनी बात कहने के लिए पैराबल्स और फेबल्स का इस्तेमाल किया, ताकि गहरी से गहरी बात भी आसानी से समझाई जा सके। हाँ। अच्छा, ये पैराबल्स और फेबल्स, मुझे हमेशा लगता था कि ये दोनों एक ही चीज है, बस बच्चों को कहानी सुनाने का एक तरीका। ये आम धारणा है, लेकिन सोर्स एक बहुत बहुत बारीक फर्क बताता है। क्या? फेबल्स यानी कल्पित कहानियां, जैसे पंचतंत्र। हाँ, पंचतंत्र। उसमें जानवर होते हैं और वो एक सीधा साधा मॉरल ऑफ द स्टोरी देती हैं, जैसे लालच बुरी बला है। राइट। लेकिन पैराबल्स यानी दृष्टांत कथाएं ज्यादा गहरी होती हैं। उनमें इंसान होते हैं और वो अक्सर एक नैतिक या आध्यात्मिक सवाल खड़ा करती हैं। अच्छा। फेबल आपको बताती है कि क्या सोचना है, जबकि पैराबल आपसे पूछती है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा डिस्टिंक्शन है। हाँ? तो पंचतंत्र की कहानियां, जैसे वो चालाक लोमड़ी या मगरमच्छ और बंदर वाली, वो फेबल्स हुई। हाँ, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र और नारायण पंडित की हितोपदेश, ये सब इसी जॉनर में आती हैं और आज भी कितनी रिलेवेंट लगती हैं। बिल्कुल। और पुराणों की लोकप्रियता इतनी थी कि एक सब जॉनरा भी बन गया। अच्छा। जिसे उप पुराण कहते हैं। करीब 19 उप पुराण हैं। तो ये महापुराणों के आइडियाज को ही और एक्सपैंड करते थे? हाँ, बिल्कुल। या तो विस्तार से बताते थे या किसी अलग नजरिए से। इन पुराणों को पढ़ते हुए मुझे सॉस में एक बात ने बहुत चौंकाया। गुप्त काल के अमर सिंह ने कहा था कि हर पुराण में 5 विषय होने ही चाहिए। हाँ। मतलब ये सिर्फ कहानियों का कलेक्शन नहीं था। हाँ। इसका एक सेट फॉर्मेट था। हाँ, बिल्कुल। इसे पंच लक्षण कहते हैं, यानी 5 विशेषताएं। पंच लक्षण। हाँ, ये एक तरह से कॉस्मिक हिस्ट्री का ब्लूप्रिंट था।
पहला सर्ग, यानी ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। ओके। दूसरा प्रतिसर्ग, यानी विनाश और पुनर्निर्माण का चक्र, द साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड रिक्रिएशन। ठीक है। और तीसरा है मनवंतर। मनवंतर। सोर्स में लिखा है मनु का जीवन काल। ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है, इसका मतलब क्या है? इसे समझने के लिए सोचिए कि हम इतिहास को सदियों या हजारों साल में नापते हैं ना। हाँ, वो लोग समय को मनु के पूरे जीवन काल में नापते थे, जो लाखों साल लंबा होता था। लाखों साल। हाँ, ये दिखाता है कि उनकी हिस्ट्री की सोच कितनी विशाल, कितनी कॉस्मिक स्केल पर थी। ये आज के डीप टाइम के कॉन्सेप्ट जैसा है। वाह। और बाकी दो? चौथा वंश, यानी देवताओं और ऋषियों की सूर्य और चंद्र वंशावली, द फेमस सोलर एंड लूनर डायनेस्टीज। हाँ, ये तो सुना है। और पांचवां वंशानुचरित, यानी राजाओं का वंशावादी इतिहास, अ हिस्ट्री ऑफ रॉयल लाइन्स। कमाल है। तो आप देखिए, ये पूरा फ्रेमवर्क था, कॉस्मोलॉजी से लेकर हिस्ट्री तक। कमाल है। तो पुराणों ने एक कॉस्मिक हिस्ट्री का पूरा ढांचा बना दिया। क्या ये जो स्ट्रक्चर बनाने की आदत थी, क्या ये हमें उस दौर के साहित्य की भाषा में भी दिखती है? मेरा मतलब है, क्या भाषा को भी इतने ही नियमों में बांधा गया था? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब है पाणिनि और उनकी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी? हाँ, इसने क्लासिकल संस्कृत को व्याकरण के इतने कठोर नियमों में बांध दिया कि वो सदियों के लिए स्टैंडर्डाइज्ड हो गई। अच्छा। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य जो क्लासिकल संस्कृत साहित्य का हिस्सा हैं, उन्होंने बाद के काव्य और नाटकों के लिए एक फाउंडेशन तैयार किया, और इस फाउंडेशन पर जो इमारत बनी वो पाणिनि के व्याकरण के नियमों पर टिकी थी। और संस्कृत नाटकों का जिक्र आते ही कालिदास का नाम सबसे पहले याद आता है। बिल्कुल। सोर्सेज बताते हैं कि इन नाटकों का मुख्य उद्देश्य लोकरंजन था, यानी जनता का मनोरंजन। ये सिर्फ ज्ञान देने के लिए नहीं थे, एंटरटेनमेंट एक कोर कंपोनेंट था। बिल्कुल। और ये एंटरटेनमेंट कैसा होगा, इसके भी नियम थे। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में सब कुछ लिखा था। सब कुछ? मतलब एक्टिंग, जेस्चर्स, स्टेज डायरेक्शन, कॉस्ट्यूम्स, मेकअप, सब कुछ। ये प्राचीन भारत का रंगमंच था और नाट्यशास्त्र उसकी रूल बुक। चलिए कुछ बड़े नाटकों पर नजर डालते हैं। कालिदास के मालविकाग्निमित्र और विक्रमोर्वशीय जैसी प्रेम कहानियां हैं। हाँ, और जाहिर है अभिज्ञान शाकुंतलम। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ प्रेम कहानियां ही नहीं थीं, और यहीं पर उस समाज की मैच्योरिटी दिखती है। मतलब? शूद्रक का मृच्छकटिकम, यानी मिट्टी की छोटी गाड़ी को लीजिए। हाँ। ये गरीब ब्राह्मण चारुदत्त और एक धनी वेश्या वसंत सेना की प्रेम कहानी है। सोचिए, एक गरीब ब्राह्मण और एक अमीर कोर्टिजन का रिश्ता। हाँ, ये उस समय के समाज के लिए कितना बोल्ड थीम रहा होगा। ये तो उस दौर के क्लास स्ट्रक्चर पर एक जबरदस्त कमेंट्री है। बिल्कुल। और फिर विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस है, जो एक पॉलिटिकल ड्रामा है। राइट। इसमें कोई प्रेम कहानी नहीं, कोई हीरोइन नहीं। ये पूरी तरह से चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने की कहानी है। मतलब हर जॉनरा मौजूद था। हाँ, ये सिर्फ अलग अलग जॉनरा नहीं है, ये तो उस दौर के समाज का आईना है। दर्शक इतने परिपक्व थे कि वे सिर्फ हीरो हीरोइन की कहानी नहीं, बल्कि शुद्ध राजनीति को भी सराह सकते थे। और भास का उरुभंग तो इससे भी एक कदम आगे है। अच्छा। इसमें महाभारत के विलन दुर्योधन की कहानी है, भीम से लड़ाई के दौरान और उसके बाद की। दुर्योधन की कहानी? हाँ। आमतौर पर दुर्योधन को बुरा माना जाता है, लेकिन ये नाटक उसे एक ट्रैजिक हीरो के रूप में दिखाता है, जो अपनी गलतियों पर पछता रहा है। एक विलन के नजरिए से कहानी कहना, ये कहानी को कितनी गहराई देता है। बिल्कुल। ये आज के एंटी हीरो वाले कॉन्सेप्ट जैसा है। और ये भी कमाल है कि राजा हर्षवर्धन, जो खुद एक सम्राट थे, उन्होंने भी 3 नाटक लिखे। हाँ, ये भी है। रत्नावली में होली का पहला जिक्र मिलता है। हाँ। और नागानंद में तो नंदी श्लोक में भगवान बुद्ध की वंदना भी है। हाँ। एक हिंदू नाटक की शुरुआत बुद्ध की वंदना से हो रही है। ये कल्चरल क्रॉसओवर कितना फैसिनेटिंग है। बहुत ज्यादा। नाटकों के अलावा काव्य या कविता भी एक बड़ा जॉनर था। यहाँ कहानी से ज्यादा भाषा की सुंदरता, स्टाइल और अलंकारों पर ध्यान दिया जाता था। शब्दों से कैसे खेला जा सकता है, इस पे फोकस था। कालिदास यहाँ भी बेमिसाल हैं। कुमार संभव, रघुवंश और उनका मेघदूत। मेघदूत तो खैर, जिसमें एक यक्ष बादलों के जरिए अपनी प्रेमिका को संदेश भेजता है। दी ओरिजिनल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप स्टोरी। फिर हरिसेन जैसे दरबारी कवि थे जिन्होंने समुद्रगुप्त की प्रशंसा में कविता लिखी जो इलाहाबाद स्तंभ पर अंकित है। सोचिए, किसी का परफॉर्मेंस रिव्यू एक पत्थर के खंबे पर हमेशा के लिए लिख दिया गया। सही है।
12वीं सदी में जयदेव का गीत गोविंद भी एक मील का पत्थर है, भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम पर। हाँ, इसका संगीत और कविता का कॉम्बिनेशन इतना पावरफुल था कि इसने भक्ति आंदोलन पर बहुत गहरा असर डाला। ये तो हुई कला और साहित्य की बात, लेकिन क्या ये ज्ञान सिर्फ कविताओं और नाटकों तक ही सीमित था? एक समाज को चलाने के लिए तो कानून और विज्ञान भी चाहिए। बिल्कुल चाहिए। और यहाँ सुश्रुत संहिता का जिक्र करना जरूरी है। सर्जरी पर? हाँ, ये सिर्फ सर्जरी पर एक किताब नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल मैनुअल है। इसमें 120 से ज्यादा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का जिक्र है। मोतियाबिंद और प्लास्टिक सर्जरी जैसी प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। कमाल है। ये दिखाता है कि ज्ञान सिर्फ आध्यात्मिक नहीं था, बल्कि बेहद प्रैक्टिकल और लाइफ सेविंग भी था। और कानून के बारे में क्या कोई लीगल फ्रेमवर्क था? यहाँ मनुस्मृति का जिक्र आता है। सोस कहता है कि ये समाज के लिए एक आचार संहिता थी, लेकिन आज इसे बहुत विवादास्पद माना जाता है। हाँ, माना जाता है कि नजरिए को समाज पर थोपने की कोशिश थी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र कानून की किताबें थीं, जिनमें संपत्ति से लेकर अपराधों की सजा तक का ब्यौरा था। मनुस्मृति भी उसी परंपरा का हिस्सा है। ओके। ये उस समय के सामाजिक नियमों को समझने के लिए एक जरूरी सोर्स है, लेकिन ये भी सच है कि ये एक खास ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। इसे उस समय के समाज का एकमात्र सच मानना गलत होगा। और स्टेट क्राफ्ट यानी शासन चलाने की कला पर कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। हाँ, ये मौर्य साम्राज्य की आर्थिक, सामाजिक और सैन्य रणनीति पर एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है। टैक्सेशन से लेकर डिप्लोमेसी, जासूसी से लेकर मिलिट्री फॉर्मेशंस तक सब कुछ है इसमें। सही कहा। और विज्ञान में सिर्फ मेडिसिन ही नहीं, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में भी जबरदस्त काम हुआ। वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका, आर्यभट्ट की आर्यभट्टिया, जिसमें उन्होंने शून्य और पाई की वैल्यू के बारे में लिखा। हाँ, और भास्कर की सिद्धांत शिरोमणि जैसे ग्रंथ हैं। ये दिखाता है कि संस्कृत सिर्फ धर्म और कला की भाषा नहीं थी, बल्कि ज्ञान विज्ञान की भी भाषा थी। लेकिन संस्कृत तो दरबार और विद्वानों की भाषा थी, एक एलीट लैंग्वेज। हाँ, आम लोग क्या बोल और लिख रहे थे? यहीं पर पाली और प्राकृत भाषाएं आती हैं, है ना? एग्जैक्टली। और ये भाषाएं बौद्ध और जैन धर्म के साहित्य के साथ प्रमुखता में आईं। ये संस्कृत के मुकाबले बोलने में आसान थी। अच्छा। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध अपने उपदेश पाली में देते थे, ताकि उनकी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। एक्सेसिबिलिटी इज की। बौद्ध साहित्य को सोर्स में 2 हिस्सों में बांटा गया है, कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल। कैनोनिकल में त्रिपिटक है, यानी ज्ञान की 3 टोकरियां। हाँ। पहली विनय पिटक, भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम कानून, एक तरह की डिसिप्लिनरी कोड। ओके। दूसरी श्रुतपिटक, इसमें बुद्ध के उपदेश और संवाद हैं। ये व्हाट है, यानी उन्होंने क्या कहा। और तीसरी है अभिधम्म पिटक। ये अभिधम्म पिटक क्या है? सोर्स में दर्शन और तत्वमीमांसा जैसे भारी शब्द लिखे हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों की व्हाट है, तो अभिधम्म पिटक वाय है। वाय यानी उन्होंने ऐसा क्यों कहा। ये बौद्ध दर्शन की जड़ों में उतरता है, उन बड़े सवालों के जवाब ढूंढता है, जैसे वास्तविकता क्या है, चेतना क्या है। ये सबसे मुश्किल हिस्सा है, एक तरह से बौद्ध धर्म की पीएचडी लेवल की पढ़ाई। बहुत दिलचस्प। और नॉन कैनोनिकल का सबसे अच्छा उदाहरण जातक कथाएं हैं। बिल्कुल। बुद्ध के पिछले 550 जन्मों की कहानियां। ये सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि 600 बीसी से 200 बीसी के बीच उत्तर भारत की सामाजिक राजनीतिक स्थितियों का भी ब्यौरा देती हैं। हाँ, इन कहानियों में आम लोगों की जिंदगी, राजाओं के दरबार, व्यापारियों के कारवां, सब कुछ मिलता है। और जैन धर्म का साहित्य? इसी तरह जैन धर्म का अधिकांश साहित्य प्राकृत में लिखा गया, जैसे अंग, उपांग और परिक्रम। और प्राकृत में सिर्फ धर्म ही नहीं था। हाल की गाथा सप्तशती नाम की एक काव्य कृति है, जिसमें 700 श्लोक हैं और इनमें श्रृंगार रस है। और सोर्स में लिखी है सबसे खास बात यह है कि इसमें कई महिला कवयित्रियों का योगदान है, जैसे पहाई, रूहा, ससिफा। हाँ, this shows that female voices were a significant part of the literary landscape. और ये सिर्फ संस्कृत जैसी एलीट भाषा तक सीमित नहीं था। बिल्कुल। सोर्स में कुछ और बौद्ध ग्रंथों का भी जिक्र है, जो बहुत रोचक हैं, जैसे श्रीलंका के इतिवृत्त, दीपवंश और महावंश, जो वहां बौद्ध धर्म के फैलने की कहानी बताते हैं। हाँ। और एक मिलिंद पन्यहों का जिक्र है,
यानी मिलिंद के प्रश्न। ये तो एक एंशिएंट पॉडकास्ट जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल। इसमें यूनानी राजा मिलिंद यानी मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच एक फिलॉसफिकल डायलॉग है। राजा सवाल पूछते हैं और नागसेन जवाब देते हैं। हाँ, आत्मा, कर्म, निर्वाण जैसे मुश्किल विषयों पर एक फैसिनेटिंग सवाल जवाब का सिलसिला। और एक है ललित विस्तर सूत्र। हाँ, जिसमें बुद्ध के जीवन की कहानियां हैं। इसे बहुत काव्यात्मक और नाटकीय ढंग से लिखा गया है। और उदान में अंधे आदमी और हाथी की प्रसिद्ध कहानी है। हाँ, कुछ अंधे लोग हाथी को छूते हैं और हर कोई उसके एक हिस्से के आधार पर बताता है कि हाथी कैसा है। किसी को वो दीवार जैसा लगता है, किसी को रस्सी जैसा, किसी को खंभे जैसा। हाँ, ये कहानी पर्सपेक्टिव के बारे में है कि सच के कई पहलू हो सकते हैं। आज के सोशल मीडिया के दौर में ये कहानी कितनी रेलेवेंट लगती है। बिल्कुल। और इन सब के अलावा महाविभाषा शास्त्र, वसुबंधु का अभिधर्म कोश और बुद्ध घोष का विशुद्धिमग्ग जैसे कई ग्रंथ हैं। ये विशुद्धिमग्ग क्या है? इसका मतलब है शुद्धि का मार्ग। इसे बौद्ध धर्म में मेडिटेशन और ज्ञान के रास्ते पर चलने के लिए एक तरह की प्रैक्टिकल हाउ टू गाइड माना जाता है। अच्छा, एक गाइड। हाँ, ये सिर्फ दर्शन नहीं है, ये निर्वाण तक पहुंचने का एक रोड मैप है। वाह। पुराणों की ब्रह्मांडीय कहानियों से लेकर राजनीतिक नाटकों, सर्जरी के ग्रंथों और दार्शनिक बहसों तक ये एक अविश्वसनीय यात्रा थी। ऐसा लगता है कि प्राचीन भारत में हर विषय पर लिखा जा रहा था और हर भाषा में। ये उस दौर के साहित्यिक संसार की विविधता और गहराई को दिखाता है। भाषा चाहे संस्कृत हो, पाली हो या प्राकृत, हर भाषा में एक समृद्ध साहित्यिक परंपरा विकसित हो रही थी। उन्होंने अपनी पूरी दुनिया को कॉस्मिक, सोशल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक शब्दों में कैद करने की कोशिश की। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस जैन लिटरेचर। जैन साहित्य की जो दुनिया है वो बहुत विशाल और काफी डाइवर्स है। मतलब हमारे पास जो जानकारी है उससे देखकर लगता है कि ये सिर्फ एक भाषा तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल। अक्सर लोगों को लगता है कि जैन ग्रंथ सिर्फ प्राकृत या अर्धमागधी में होंगे, लेकिन ये तो बस एक हिस्सा है कहानी का। अच्छा। जैन मुनियों का अप्रोच बहुत ही प्रैक्टिकल था। वो जहां गए उन्होंने वहां की स्थानीय भाषा को अपनाया। जैसे जब वो दक्षिण भारत पहुंचे तो संगम युग में तमिल में लिखा। राइट। उत्तर में संस्कृत का प्रभाव था तो वहां संस्कृत को अपनाया। और फिर टाइम के साथ साथ शौरसेनी, गुजराती, मराठी, ये दिखाता है कि धर्म कैसे आम लोगों की कल्चर से जुड़ता है, न कि कोई एलीट भाषा बन के अलग थलग हो जाता है। राइट। तो इतने सारे ग्रंथों को समझने के लिए क्या हम इसे कुछ कैटेगरीज में बांट सकते हैं? वरना ये किसी के लिए भी बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है। हाँ, इसे समझने का एक आसान तरीका है। मोटे तौर पर दो हिस्से हैं। ओके। एक है कैनोनिकल या सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ, जिन्हें जैन आगम कहते हैं। जैन आगम। हाँ, और दूसरे हैं नॉन कैनोनिकल साहित्यिक रचनाएं, जिनमें दर्शन, कहानियां, व्याकरण, यहाँ तक कि साइंस भी शामिल है। वाओ! आप इसे ऐसे समझ सकती हैं जैसे कॉलेज का एक कोर सिलेबस होता है जो फाउंडेशनल है, और दूसरा होता है रेफरेंस मटेरियल जो उस सिलेबस को और गहराई से समझने में मदद करता है। ठीक है, तो कोर सिलेबस यानी जैन आगम से शुरू करते हैं। कहा जाता है कि ये तीर्थंकरों की सीधी शिक्षाएं हैं, अ सॉर्ट ऑफ ओरिजिनल सर्मन। हाँ, मान्यता ये है कि इन्हें महावीर के सबसे करीबी शिष्यों, जिन्हें गणाधार कहते थे, उन्होंने संकलित किया था। गणाधार? गणाधार वो थे जिन्होंने महावीर की शिक्षाओं को सीधे सुना और उन्हें याद रखा। ये श्वेतांबर संप्रदाय के लिए सबसे पवित्र ग्रंथ हैं और उनकी पूरी आध्यात्मिक जिंदगी इन्हीं पर आधारित है। लेकिन यहीं पर जैन धर्म के दो बड़े संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबर के बीच एक बहुत बड़ा मतभेद सामने आता है। दिगंबर संप्रदाय इन आगमों को क्यों नहीं मानता? ये एक बहुत बहुत बड़ा ऐतिहासिक विभाजन है। दिगंबरों का मानना है कि महावीर की जो मूल शिक्षाएं थीं, जो मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा रही थी, वो बहुत पहले ही खो चुकी थी। ओह! कहानी ये है कि मगध में एक भयानक अकाल पड़ा था, जिसके बाद कई जैन मुनि आचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चले गए। दिगंबर परंपरा कहती है कि जब वो सालों बाद वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि जो मुनि पीछे रह गए थे, उनकी प्रैक्टिसेस और याद रखी हुई शिक्षाओं में बहुत बदलाव आ चुका था। तो क्या ये कहना कि मूल शिक्षाएं खो चुकी थीं, बाद में संकलित ग्रंथों की अथॉरिटी को
कमजोर करने का एक पॉलिटिकल मूव भी हो सकता है। ये एक दिलचस्प एंगल है। दिगंबरों के अनुसार 5वीं सदी में गुजरात के वल्लभी में जो श्वेतांबर मुनियों की सभा हुई हाँ। और जिसमें इन ग्रंथों को फिर से लिखा गया, वो ओरिजिनल नहीं थे। इसलिए वो वल्लभी में संकलित आगमों को प्रामाणिक नहीं मानते। ये ऑथेंटिसिटी को लेकर एक बहुत गहरी बहस है जो आज तक जारी है। 1 मिनट, 46 ग्रंथ, ये तो एक पूरी लाइब्रेरी है। हाँ, अगर किसी को आज जैन धर्म को समझना हो तो क्या उसे ये सब पढ़ना पड़ेगा या कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर है। सोचे जैसे एक यूनिवर्सिटी का करिकुलम होता है। अच्छा। अंग कोर फिलॉसफी हैं, उपांग उन्हें एक्सपैंड करते हैं और प्रकरणक मिसलेनियस टॉपिक्स को कवर करते हैं। राइट। हमें सब याद नहीं रखना है, लेकिन अचरंगा सूत्र जरूर याद रखना चाहिए। ये सबसे पुराने आगमों में से एक है और जैन भिक्षुओं के लिए एक प्रैक्टिकल रूल बुक की तरह है। प्रैक्टिकल रूल बुक किस तरह की? इसमें बताया गया है कि एक भिक्षु को कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे सोना है, ताकि किसी भी जीव को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, कम से कम कष्ट पहुंचे। आज हम कार्बन फुटप्रिंट की बात करते हैं, ये उसका स्पिरिचुअल वर्जन था, अ कार्मिक फुटप्रिंट। वाओ, अ कार्मिक फुटप्रिंट, दैट्स अ पावरफुल आइडिया। आप अपने होने से इस ब्रह्मांड पर कम से कम बोझ कैसे डालें, ये उसकी फिलॉसफी है। तो अगर दिगंबर मानते हैं कि मूल आगम खो गए थे, तो उनकी पूरी फिलॉसफी किस आधार पर टिकी है? बहुत अच्छा सवाल है। उन्होंने अपनी परंपरा को उन ग्रंथों पर आधारित किया जिन्हें वो मूल शिक्षाओं के सबसे करीब मानते थे। इनमें 2 प्रमुख हैं, कर्म प्रभृता या षटखंडगामा और कषाय प्रभृता। ओके। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनमें कर्म के सिद्धांत पर बहुत गहरा विश्लेषण है। कैसे कर्म के कण आत्मा से चिपकते हैं और कैसे तपस्या और ध्यान से उन्हें हटाया जा सकता है, ये दिगंबर चिंतन का केंद्र है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। अब आते हैं नॉन कैनोनिकल साहित्य पर। यहाँ तो बड़े बड़े नाम हैं। सबसे पहले भद्रबाहु, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। हाँ, ये तो इतिहास का एक बहुत बड़ा इंटरसेक्शन पॉइंट है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि जैन मुनि सिर्फ आध्यात्मिक गुरु ही नहीं थे, बल्कि राजा निर्माता भी थे। सही बात है। भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सम्राट को दिशा दी, जिन्होंने भारत का पहला बड़ा साम्राज्य बनाया। उन्होंने कल्पसूत्र लिखा, जिसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनियां हैं। अच्छा। ये एक तरह की हैगोग्राफी है, यानी ऐसी जीवनियां जो ऐतिहासिक सटीकता से ज्यादा भक्ति और प्रेरणा देने पर फोकस करती हैं। और एक नाम जो एकदम से ध्यान खींचता है, इलांगो अडिगल, जिनका लिखा सिलपदिकारम। यस। इसे तमिल साहित्य के 5 महान महाकाव्यों में से एक माना जाता है। एक जैन मुनि द्वारा लिखा गया ग्रंथ तमिल साहित्य का कॉर्नरस्टोन बन गया। और सिलपदिकारम की कहानी आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। ये कन्नागी की कहानी है, जिसके पति को पांड्या राजा के दरबार में चोरी के झूठे इल्जाम में मौत की सजा दे दी जाती है। श्राप देकर जला देना, ये इनजस्टिस के खिलाफ एक अकेली औरत की लड़ाई का प्रतीक है। बिल्कुल। कन्नगी का किरदार आज भी एक आर्केटाइप की तरह जिंदा है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रभाव सिर्फ यहीं तक नहीं था। हमारे पास जो जानकारी है उसमें जीवका, चिंतामणि और नलादियार जैसे ग्रंथों का भी जिक्र है, जो जैन मुनियों ने ही लिखे थे। हाँ, और संस्कृत में भी एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उमा स्वाति का तत्वर्थ सूत्र। ये इतना व्यवस्थित है कि इसे अक्सर जैन धर्म की बाइबल कहा जाता है। इसमें तर्क, ज्ञान, नैतिकता और यहाँ तक कि खगोल विज्ञान जैसे विषय भी हैं। 1 मिनट, एक धार्मिक ग्रंथ में एस्ट्रोनॉमी, ये तो बहुत हैरान करने वाली बात है। ये दिखाता है कि उस दौर में धर्म, विज्ञान और दर्शन अलग अलग नहीं थे। सही। यूनिवर्स को समझना ईश्वर को समझने का ही एक रास्ता माना जाता था। आज हम इन सब्जेक्ट्स को अलग अलग साइलोज में पढ़ते हैं, लेकिन उमा स्वाति के लिए ये सब एक ही परम ज्ञान का हिस्सा था। उनका अप्रोच बहुत होलिस्टिक था। और ये सिलसिला आगे भी चलता रहा। जिनासेना का महापुराण और फिर 12वां सदी में हेमचंद्र सूरी, जिन्हें कलिका सर्वज्ञ यानी कलयुग का सर्वज्ञ भी कहा जाता था। हेमचंद्र सूरी तो एक लिंग्विस्टिक जीनियस थे। उन्होंने व्याकरण पर जो काम किया वो उस दौर के पाणिनि के काम जैसा था। अच्छा। 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच कन्नड़ा साहित्य के 3 रत्न पंपा, पोना और रन्ना भी जैन धर्म से ही जुड़े थे। लेकिन 12वीं सदी के बाद कर्नाटक में लिंगायत आंदोलन और हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के साथ जैन धर्म को मिलने वाला राजकीय संरक्षण कम हो गया, जिसका सीधा असर साहित्यिक कामों पर भी पड़ा।
ये एक बड़ा रिमाइंडर है कि कैसे एक धर्म का साहित्य सत्ता के संरक्षण पर कितना निर्भर करता है। चलिए अब हम एक ऐसे धर्म की बात करते हैं जो कभी दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक यानी फारसी साम्राज्य का धर्म था, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, और देखते हैं कि उसके साहित्य के साथ क्या हुआ। और इसका प्रभाव इतना गहरा है कि हम शायद रोज महसूस भी नहीं करते। जैसे कई विद्वान मानते हैं कि ये दुनिया का पहला एकेश्वरवादी धर्म था जिसने एंजल्स यानी फरिश्ते, डे ऑफ जजमेंट यानी क़यामत का दिन, एक शैतानी शक्ति, अ डीमोनिक फिगर और अच्छाई बुराई की एक कॉस्मिक लड़ाई का कॉन्सेप्ट दिया। ओह वाओ! ये विचार बाद में यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने, तो इसका हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस जबरदस्त है। इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है अवेस्ता, जो अवेस्तन भाषा में लिखा गया था। मुझे ये पढ़कर बड़ी हैरानी हुई कि ये भाषा संस्कृत के बहुत करीब है लेकिन अब विलुप्त हो चुकी है। हाँ, और अवेस्ता के अंदर भी जो सबसे कोर हिस्सा है वो हैं गाथाज। गाथाज ये 17 भजन हैं जिनके बारे में माना जाता है कि इन्हें खुद पैगाम्बर ज़ाराथुस्ट्रा ने लिखा था। ये उस धर्म का आप कह सकते हैं सोर्स कोड हैं। बाकी का अवेस्ता सदियों बाद जोड़ा गया। अवेस्ता के अलावा भी कुछ ग्रंथ है, जैसे देनकार्ड, जिसे पारसी धर्म का विश्वकोश कहा गया है। देनकार को डिवाइन स्टेटस तो नहीं मिला है, लेकिन ये 10वीं सदी में लिखा गया एक बहुत बड़ा संकलन है जिसमें धर्म के हर पहलू पर जानकारी है। एक और दिलचस्प ग्रंथ है बुंडाहेश्न, जिसका मतलब है प्रारंभिक रचनाएं। ओके। इसमें दुनिया कैसे बनी, इसका सिद्धांत है, खगोलीय विचार हैं और सबसे जरूरी अहुरा माजदा यानी अच्छाई के देवता और अंग्रा माइन्यू यानी बुराई की शक्ति के बीच की शाश्वत लड़ाई का जिक्र है। अच्छा। दुनिया की लगभग हर फैंटेसी मूवी या नॉवेल की जो गुड वर्सेस ईवल की लड़ाई का ब्लूप्रिंट है ना, हाँ, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। एक तरफ अवेस्टा जैसे प्राचीन भाषा के ग्रंथ हैं जिन्हें बचाए रखना एक चैलेंज है, तो दूसरी तरफ एक ऐसा धर्म है जिसने अपने ग्रंथ को ही जीवित गुरु का दर्जा दे दिया। चलिए अब सिख साहित्य की बात करते हैं। बिल्कुल। सिख धर्म की शुरुआत 15वीं शताब्दी में गुरु नानक की शिक्षाओं से हुई। यहाँ सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है, लेकिन उसे समझने से पहले आदि ग्रंथ को समझना जरूरी है। अच्छा। इसे 5वें गुरु अर्जन देव जी ने 1604 में संकलित करवाया था। और इसकी सबसे क्रांतिकारी बात क्या थी? इसकी इंक्लूसिविटी। ये उस दौर के लिए एक रेडिकल आइडिया था। इसमें सिर्फ सिख गुरुओं की वाणी नहीं है, बल्कि भक्ति और सूफी परंपरा के 15 संतों की शिक्षाएं भी शामिल हैं। यानी ये दुनिया के उन चुनिंदा पवित्र ग्रंथों में से एक है जो अपने कोर में ही दूसरे धर्मों के संतों को बराबरी का दर्जा देता है। ये तो इंटरफेथ डायलॉग का 17वीं सदी का सबसे बड़ा उदाहरण लगता है। एग्जैक्टली। सोचिए, एक धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कबीर जो एक जुलाहे थे, रविदास जो एक चर्मकार थे, नामदेव जो एक दर्जी थे और बाबा फरीद जो एक सूफी संत थे। उन सबकी वाणी को वही सम्मान दे रहा है जो अपने गुरुओं की वाणी को दे रहा है। ये इस बात का ऐलान है कि सत्य पर किसी एक धर्म, जाति या परंपरा का एकाधिकार नहीं है। फिर 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने इसमें अपने पिता और 9वें गुरु तेग बहादुर जी की वाणी को जोड़ा और इसे गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम रूप दिया। और फिर उन्होंने घोषणा की कि उनके बाद कोई देहदारी गुरु नहीं होगा और गुरु ग्रंथ साहिब ही सिखों के शाश्वत गुरु होंगे। एक किताब को जीवित गुरु मानने का कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत यूनिक और पावरफुल है। बिल्कुल। ये पर्सनालिटी कल्ट को खत्म करता है और फोकस को व्यक्ति से हटाकर शब्द यानी टीचिंग पर ले आता है। इसकी लिपि गुरुमुखी है, लेकिन भाषा संत भाषा है, जिसमें पंजाबी, हिंदी, ब्रज, संस्कृत, फारसी सबके शब्द हैं। अच्छा। ये लोगों की भाषा है, किसी विद्वान वर्ग की नहीं। एक और ग्रंथ है दशम ग्रंथ, जिसमें कहा जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी की रचनाएं हैं, लेकिन इस पर कुछ विवाद भी है। हाँ, ऑथरशिप को लेकर बहस धार्मिक परंपराओं में आम बात है। ये उस प्रक्रिया का हिस्सा है जिसे कैनन फॉर्मेशन कहते हैं। राइट। यानी ये तय करना कि कौन सा ग्रंथ धर्म का आधिकारिक हिस्सा माना जाएगा और कौन सा नहीं। ये हर धर्म में होता है। ये एक नेचुरल एवोल्यूशन है। आखिर में जन्म साखियों का जिक्र है। ये गुरु नानक देव जी की चमत्कारी और पौराणिक कहानियां हैं। इन्हें भी हाइजियोग्राफी की तरह ही देखना चाहिए। ये ऐतिहासिक दस्तावेज से ज्यादा भक्ति और प्रेरणा देने वाली कहानियां हैं। जैसे हम अपने दादा दादी की कोई कहानी सुनाते हैं तो हर बार उसमें थोड़ा प्यार और थोड़ी भव्यता जोड़ देते हैं। सही बात है। मकसद इतिहास लिखना नहीं, बल्कि उनके प्रति सम्मान और प्रेम व्यक्त करना होता है।
जन्म साखियां गुरु नानक की शिक्षाओं को कहानियों के जरिए आम लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया थी। तो जैन, पारसी और सिख साहित्य तीनों की अपनी एक अलग यात्रा है, अपना एक अलग चरित्र है। और तीनों ही हमें सिखाते हैं कि ज्ञान और आध्यात्मिकता को शब्दों में ढालकर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे कैसे बढ़ाया गया है। माध्यम बदलते रहे, ताड़ के पत्ते, कागज और अब डिजिटल स्क्रीन्स, लेकिन शब्द की ये यात्रा जारी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब संस्कृत की भूमिका पर बात करते हैं। सोर्सेस को देखें तो इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव बहुत गहरा लगता है। सिर्फ भाषा के तौर पर नहीं, बल्कि एक कल्चरल ग्लू की तरह, जिसने सदियों से हमें जोड़े रखा है। बिल्कुल, ये दुनिया की सबसे पुरानी दर्ज की नई भाषाओं में से एक है, और इसे सिर्फ एक भाषा की तरह देखना, वो इसकी पूरी तस्वीर को छोटा करना होगा। सही बात है। ये असल में हमारी वैदिक सभ्यता को कंटिन्यूटी देने वाला एक धागा है। मतलब हजारों सालों से हमारे विचार, दर्शन, विज्ञान, सब कुछ इसी भाषा में डॉक्यूमेंट होता आया है। और इसका असर तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखता है। हाँ, हिंदी, मराठी, बंगाली, मतलब कितनी सारी भाषाओं की जड़ें संस्कृत में हैं। हाँ बिल्कुल। हम धर्म, कर्म, ज्ञान, नमस्ते जैसे कितने शब्द इस्तेमाल करते हैं बिना ये सोचे कि ये सीधे संस्कृत से हमारी जुबान पर आए हैं। ये तो हमारे डीएनए में बस गए हैं एक तरह से। और ये बात सिर्फ बोलचाल तक सीमित नहीं है। Here's where it gets really interesting. अच्छा। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो ये बताता है कि धर्मशास्त्र और मनुस्मृति जैसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ आज भी हमारे देश के लीगल सिस्टम की नींव में मौजूद हैं। मतलब आज भी? हाँ, पर्सनल लॉज जैसे शादी ब्याह या विरासत से जुड़े कई कानून, उनकी जड़ें इन्हीं ग्रंथों में मिलती हैं। वाह, ये सोचने वाली बात है। मतलब हजारों साल पहले समाज को चलाने के लिए जो नियम कायदे लिखे गए थे, उनका असर आज के मॉडर्न लीगल फ्रेमवर्क पे भी है। इसका मतलब है कि कानून को समझने के लिए हमें अपने इतिहास और फिलॉसफी को भी समझना होगा। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर द बिग पिक्चर? इसका मतलब ये है कि संस्कृत सिर्फ एक क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है जिसे म्यूजियम में सजा दिया गया हो। हाँ, ये एक लिविंग इन्फ्लुएंस है, एक जिंदा असर है जो आज भी हमारे सोशल और लीगल फैब्रिक में, हमारे समाज के ताने बाने में पूरी तरह से बुनी हुई है। ये एक ऐसी विरासत है जिससे हम चाहें भी तो अलग नहीं हो सकते। तो संस्कृत ने एक तरह से पूरे देश को एक वैचारिक धागे में पिरोया। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। सही है। इसी दौरान दक्षिण में भाषाओं और साहित्य का एक बिल्कुल अलग, उतना ही विशाल ब्रह्मांड आकार ले रहा था। चलिए उस द्रविडियन लिटरेरी हेरिटेज की परतें खोलते हैं। एग्जैक्टली। ये एक समानांतर बहती हुई नदी की तरह है जिसकी अपनी गहराई है, अपनी रफ्तार है। हमारे पास 4 प्रमुख द्रविड़ भाषाएं हैं, तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम। इनमें तमिल को सबसे पुराना माना जाता है, जिसकी साहित्यिक परंपरा 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। 2000 साल? हाँ, और मजेदार बात यह है कि सोर्स के अनुसार व्याकरण और कई शब्दों के मामले में तमिल और संस्कृत में एक करीबी रिश्ता भी दिखता है। अच्छा, तो मतलब उस दौर में कल्चरल एक्सचेंज भी था। बिल्कुल, ये उसी का सबूत है। चलिए फिर तमिल से ही शुरू करते हैं। सोर्सेज में संगम साहित्य का जिक्र बार बार आया है। ये संगम क्या था? कोई फेस्टिवल था या कोई जगह? संगम का मतलब है फ्रेटर्निटी या सभा। हाँ। ये असल में कवियों और विद्वानों की एक बहुत बड़ी असेंबली होती थी। अच्छा। और इस साहित्य की सबसे खास बात ये थी कि ये आम लोगों में बहुत पॉपुलर था। हाँ। ये कोई राजा महाराजाओं के दरबार तक सीमित साहित्य नहीं था। मतलब एक्सेसिबल था सबके लिए। सबके लिए। आंकड़े ही देख लीजिए, लगभग 2381 कविताएं जो 473 कवियों ने लिखी, और इनमें से 102 कवियों के तो नाम तक नहीं पता। ये तो कमाल है। मतलब लिखने वाले को क्रेडिट की भी परवाह नहीं थी, बस अपनी बात कहनी थी। बिल्कुल। और सोर्स ये भी बताता है कि इन कवियों में पुरुष और महिलाएं समाज के हर वर्ग से थे, कुम्हार, किसान, सैनिक, हर कोई। 300 BC से 300 AD के बीच, जिसे संगम काल कहते हैं, उस समय में इतनी इंक्लूसिविटी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। What's fascinating here is, इस साहित्य के 2 मेजर स्कूल्स थे, 2 मुख्य धाराएं थीं। ओके। पहली अहम या अगम, जिसे इनर फील्ड भी कहते हैं। इनर फील्ड? हाँ, इसमें प्यार, सेक्सुअल रिलेशंस, जुदाई, इंतजार, मतलब इंसान के बेहद पर्सनल और इमोशनल एस्पेक्ट्स पर बात होती थी। अच्छा, मतलब अहम हो गया उस दौर का पर्सनल ब्लॉग या डायरी, जहां शायर अपने दिल का हाल बयां कर रहा है। बिल्कुल।
आप ऐसा कह सकते हैं। और दूसरी धारा कौन सी थी? बताइए। दूसरी थी पुरम या आउटर फील्ड। इसमें सोशल लाइफ, नैतिकता, युद्ध में वीरता, रीति रिवाज, गरीबी, दान, मतलब समाज से जुड़ा हर पहलू। हर पहलू। पुरम उस समय के समाज का आईना था। जो भी चल रहा था, अच्छा बुरा, सब कुछ इसमें रिकॉर्ड हो रहा था। ये एक तरह से उस दौर की सोशल कमेंट्री थी। ओके, लेट्स अनपैक दिस संगम नेम। ये नाम आया कहाँ से? आपने कहा कि ये सभाएं थीं, तो इन्हें ऑर्गेनाइज कौन करता था? ये नाम पांड्य साम्राज्य द्वारा आयोजित सभाओं से आया, जिन्हें संगम कहा जाता था। मान्यता है कि मदुरई में इन सभाओं का आयोजन होता था, जहां पूरे दक्षिण भारत से कवि और लेखक इकट्ठा होते थे। कहते हैं कि 3 बड़े संगम हुए। पहले 2 के बारे में ज्यादातर जानकारी अब लेजेंड्स और मिथ्स का हिस्सा मानी जाती है, क्योंकि उनका साहित्य लगभग नष्ट हो गया। और जो तीसरा संगम मदुरई में हुआ, उसी में आज का ज्यादातर संगम साहित्य लिखा गया। सोर्स में तोलकाप्पियम नाम के ग्रंथ का जिक्र है, जो दूसरे संगम से बचा हुआ एकमात्र टेक्स्ट माना जाता है। हाँ, ये क्या सिर्फ व्याकरण की किताब थी? ऊपर से देखने पर ये तमिल व्याकरण की किताब लगती है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ एक ग्रामर की किताब नहीं थी, बल्कि उस जमाने के वर्ल्ड व्यू का एक नक्शा था। वर्ल्ड व्यू का नक्शा? हाँ, इसमें शब्दों और वाक्यों के सिंटैक्स के अलावा हैबिटेट्स यानी अलग अलग तरह के भौगोलिक क्षेत्रों, वहाँ के जानवर, पौधों और इंसानों के व्यवहार का क्लासिफिकेशन भी था। कमाल है। ये दिखाता है कि उस दौर में भाषा को एनवायरनमेंट और समाज से अलग करके नहीं देखा जाता था। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी थी। एक होलिस्टिक अप्रोच जो आज हम मॉडल साइंस में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक ही ग्रंथ में लिंग्विस्टिक्स भी है, बायोलॉजी भी, सोशियोलॉजी भी। एग्जैक्टली। अच्छा, संगम साहित्य के कुछ बड़े नामों का भी जिक्र है, जैसे तिरुवल्लुवर और उनका कुरल। हाँ, कुरल या तिरुक्कुरल को तो तमिल साहित्य का वेद माना जाता है। इसे कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। अच्छा। इसमें 3 मुख्य विषयों पर बात की गई है। धर्म, जिसे एपिक कहते हैं, अर्थ यानी पॉलिटी गवर्नेंस, और काम यानी लव, मतलब जीवन का कोई पहलू छोड़ा नहीं गया है। और अव्वैयार, वो भी एक बड़ा नाम है। बिल्कुल। अव्वैयार एक महिला संत थीं। उनका योगदान भी बहुत बड़ा माना जाता है। उन्होंने अपनी कविताओं के जरिए आम लोगों को नैतिकता और ज्ञान की बातें सिखाईं। इसके अलावा 2 महाकाव्यों का भी जिक्र है, सिल्लप्पदिकारम और मणिमेखलई। ये तमिल समाज के रामायण महाभारत जैसे थे क्या? एक तरह से हाँ, लेकिन इनका फोकस थोड़ा अलग था। ये तमिल समाज के 2 बड़े एपिक टेक्स्ट्स हैं, जो उस समय के समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति में हो रहे बदलावों को दिखाते हैं। सिलप्पादिकारम का मतलब है एक पायल की कहानी। ये एक आम महिला कन्नगी की कहानी है। कन्नगी? हाँ, जो अपने पति पर लगे झूठे इल्जाम के खिलाफ राजा से न्याय मांगती है और पूरे मदुरई शहर को अपने श्राप से जला देती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि सिलप्पादिकारम सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उस समय के सोशल जस्टिस और सत्ता के टकराव पर एक कमेंट्री थी? बिल्कुल। एक आम इंसान के न्याय के संघर्ष की गाथा जो सत्ता को चुनौती देती है। बिल्कुल। ये राजधर्म और व्यक्ति के अधिकार के बीच का संघर्ष दिखाती है। और मणिमेखलई इसी की सीक्वल है, जो कन्नगी की बेटी की कहानी है। अच्छा। ये दोनों महाकाव्य उस दौर में बौद्ध और जैन धर्म के बढ़ते प्रभाव को भी दर्शाते हैं। फिर भक्ति आंदोलन का दौर आया, जिसने तमिल साहित्य को एक नई दिशा दी। हाँ, सोर्स बताता है कि वैष्णव और शैव संतों ने भी तमिल साहित्य को बहुत प्रभावित किया। बिल्कुल। 7वीं से 12वीं सदी के बीच का समय भक्ति की लहर से ओतप्रोत था। 12 आलवार संत थे जो भगवान विष्णु की भक्ति में डूबे रहते थे। उन्होंने हजारों पद लिखे जो दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। इनमें से एक महिला संत आंडाल भी थीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, उस दौर की मिसोजिनी के खिलाफ ये एक बड़ा कदम था कि एक महिला को संत का दर्जा दिया गया और उसकी भक्ति को पुरुषों के बराबर सम्मान मिला। और नयनार संत? वहीं नयनार संत भगवान शिव की भक्ति में गीत लिखते थे। इन्होंने साहित्य को मंदिरों और विद्वानों के दायरे से निकालकर आम लोगों तक पहुंचाया। तमिल साहित्य की ये यात्रा तो सच में बहुत गहरी है। अब जरा केरल की तरफ चलते हैं। मलयालम साहित्य के बारे में सोर्सेज में क्या खास जानकारी है? ये तो काफी नई भाषा लगती है। हाँ,
तमिल के मुकाबले मलयालम भाषा का विकास काफी बाद में लगभग 11वीं शती के आसपास हुआ। अच्छा। संस्कृत का काफी प्रभाव था, जिससे मणिप्रवालम नाम की एक मिलीजुली शैली पैदा हुई। मध्यकाल के 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, कोकसंदिसुन और भाषा कौटिल्य। भाषा कौटिल्य असल में चाणक्य के अर्थशास्त्र पर मलयालम में लिखी गई एक कमेंट्री है। ये दिलचस्प है। मतलब चाणक्य के विचार जो संस्कृत में लिखे गए थे, उन्हें केरल में स्थानीय भाषा में अडेप्ट किया जा रहा था। ये उस दौर के इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज को दिखाता है। बिल्कुल। और मलयालम साहित्य को असल में जन जन तक पहुंचाने का श्रेय जाता है एषुत्थच्चन को। एषुत्थच्चन, हाँ, जो भक्ति आंदोलन से जुड़े थे। उन्हें मलयालम साहित्य का पिता कहा जाता है। उन्होंने रामायण और महाभारत को आम लोगों की भाषा में लिखा, जिससे ये कहानियां हर घर तक पहुंच गईं। ठीक है, अब बात करते हैं तेलुगु की। सोर्सेज कहते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का काल तेलुगु साहित्य का गोल्डन एज या स्वर्ण युग था। हाँ, और इसकी सबसे बड़ी वजह थे खुद राजा कृष्णदेव राय। ओह, वो सिर्फ एक महान शासक ही नहीं, बल्कि खुद एक बहुत बड़े कवि और विद्वान थे। वो तेलुगु, कन्नड़, तमिल, संस्कृत जैसी कई भाषाएं जानते थे। उन्होंने तेलुगु में अमुक्तमाल्यद जैसा महाकाव्य लिखा, जो एक मास्टरपीस माना जाता है। What's fascinating here is the concept of अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज मतलब 8 महान हाथी। मैंने सुना है उनके दरबार में 8 महान साहित्यकार थे। इट्स लाइक हैविंग अ लिटरेरी ड्रीम टीम। बिल्कुल, ये उस दौर के बेस्ट पोएट्स का कलेक्शन था। और इन 8 दिग्गजों में एक नाम है तेनाली रामकृष्ण का, जिनकी कहानियां तो हम सब ने बचपन में सुनी हैं। हाँ, तेनालीराम। उनकी चतुराई के किस्से तो बहुत मशहूर हैं, लेकिन वो सिर्फ एक कोर्ट जेस्टर या विदूषक ही नहीं थे। नहीं, ये उनकी छवि का सिर्फ एक हिस्सा है। वो एक महान कवि भी थे। उन्होंने पांडुरंग महात्म्यम लिखा, जो तेलुगु के 5 महाकाव्यों में गिना जाता है। अच्छा। कहते हैं एक बार राजा कृष्णदेव राय ने एक बहुत ही मुश्किल कविता लिखने का काम दिया। सब दरबारी परेशान हो गए। तब तेनालीराम ने अपनी हाजिर जवाबी से न सिर्फ उस पहेली को सुलझाया, बल्कि उसी में एक गहरी दार्शनिक बात भी कह दी। राजा इतने खुश हुए कि उन्होंने तेनालीराम को बहुत बड़ा इनाम दिया। वो अपनी बातों से हंसाते भी थे और सोचने पर मजबूर भी कर देते थे। और इस ड्रीम टीम के कप्तान कौन थे? उस ड्रीम टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी थे अल्लासानी पेद्दन। उन्हें आंध्र कविता पितामह यानी तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है। पितामह। हाँ, उन्होंने मनुचरितम लिखा था, जिसे तेलुगु साहित्य की एक अमर कृति माना जाता है। इनके अलावा नंदी तिम्मन, मदय्यागारी मल्लन, रामराज भूषणुडू, मतलब कई और हीरे कृष्णदेवराय के दरबार की शान थे। हर कवि का अपना एक यूनिक कंट्रीब्यूशन था। अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं कन्नड़ साहित्य। सोर्सेस के मुताबिक यहाँ जैन विद्वानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिल्कुल, कन्नड़ साहित्य की शुरुआती जड़ों को सींचने का काम जैन विद्वानों ने ही किया। माधव ने 15वें तीर्थंकर पर धर्मनाथ पुराण लिखा, लेकिन कन्नड़ साहित्य के रत्नत्रय यानी 3 रत्न सबसे ऊपर माने जाते हैं पंपा, पुन्ना और रन। पंपा, पुन्ना और रन। हाँ, ये 10वीं सदी के कवि थे। इनमें भी पंपा को कन्नड़ का पिता कहा जाता है। उन्होंने आदि पुराण और विक्रमार्जुन विजय जैसे ग्रंथ लिखे हैं। सोर्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल है। अंदैया नाम के कवि की रचना है मदन विजय या कब्बिकर कौ। इसके बारे में कहा गया है कि ये पहली प्योर कन्नड़ रचना थी जिसमें संस्कृत का एक भी शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया था। हाँ, और ये सिर्फ भाषा की शुद्धता की बात नहीं थी। ये एक तरह से अपनी एक अलग कल्चरल आइडेंटिटी को असर्ट करने का तरीका था। अच्छा। उस दौर में जब संस्कृत का प्रभाव बहुत ज्यादा था, अपनी भाषा में बिना किसी मिलावट के साहित्य रचना एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और कल्चरल स्टेटमेंट था। ये दिखाता है कि लोग अपनी भाषाई पहचान को लेकर कितने सजग थे। कन्नड़ साहित्य की एक और खासियत जो सोर्स में बताई गई है वो है लोगों से उसका जुड़ाव। बिल्कुल सही। सर्वज्ञ नाम के कवि हुए जिन्हें लोगों का कवि कहा जाता था। लोगों का कवि? हाँ, वो त्रिपदी यानी 3 लाइनों की कविताएं लिखते थे जो नैतिकता और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी होती थीं। ये तो कमाल है। मतलब हजारों साल पहले भी माइक्रो पोएट्री का कॉन्सेप्ट था, जैसे आज हम ट्विटर या इंस्टाग्राम पर छोटे छोटे कोट्स में अपनी बात कहते हैं। बिल्कुल। वैसे ही सर्वज्ञ 3 पंक्तियों में पूरी दुनिया की समझ समेट देते थे। ये तो बहुत रिलेटेबल है। हाँ, और इसी जुड़ाव की एक और मिसाल है होनम्मा, जिन्हें कन्नड़ की पहली कवयित्री माना जाता है।
वो मैसूर के राजा चिक्कदेवराय के दरबार में थीं और उन्होंने हादी बदया धर्मो यानी एक भक्त पत्नी का कर्तव्य नाम की किताब लिखी। ये उस समय के लिहाज से एक बड़ी बात थी कि एक महिला अपनी आवाज साहित्य के जरिए उठा रही थी। वाकई भारत की साहित्यिक विरासत कितनी विविध और गहरी है। संस्कृत से लेकर संगम साहित्य के अहम और पुरम, मलयालम की मणिप्रवालम शैली, तेलुगु के अष्टदिग्गज और कन्नड़ की त्रिपदी तक, हर भाषा की अपनी एक अलग कहानी है, अपने नायक हैं। और हर कहानी उस समय के समाज, राजनीति और लोगों की सोच का आईना है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये सिर्फ कविताएं या ग्रंथ नहीं है, ये हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का, हमारी सामूहिक चेतना का दस्तावेज है। ये हमें बताते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और हमारी जड़ें कितनी गहरी और मजबूत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम मध्यकालीन साहित्य यानी मिडीवल लिटरेचर पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। और ये कोई सिर्फ किताबों की बात नहीं है, ये एक ऐसा दौर था जब भाषाएं बन रही थी, बदल रही थी और एक दूसरे में घुल मिल रही थी। सोचिए, एक तरफ सल्तनत और मुगल दरबारों का असर और दूसरी तरफ भक्ति आंदोलन का प्रभाव, इन सब ने मिलकर मतलब लिटरेचर का चेहरा ही बदल दिया। और आज हम 3 बड़ी भाषाओं की कहानी देखेंगे। फारसी, जो उस समय की ऑफिशियल भाषा थी, है ना? हाँ, पावर की भाषा। फिर उर्दू, जो एक तरह से गंगा जमुनी तहजीब की जुबान बनी, और हिंदी, जिसने आम लोगों की आवाज को साहित्य में जगह दी। तो चलिए इसे जरा खोलकर देखते हैं। जरूर। तो शुरुआत फारसी से करते हैं। ये भाषा तुर्क और मंगोलों के साथ भारत आई और सीधे दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल दरबार की भाषा बन गई। हाँ, मतलब अगर आपको सिस्टम में ऊपर उठना है तो फारसी जरूरी थी। पावर की भाषा कह सकते हैं। बिल्कुल। और इसका असर साहित्य पर साफ दिखता है। इस दौर के सबसे बड़े नामों में से एक है अमीर खुसरो। देहलवी, खसरो का नाम तो आता ही है। हाँ, और उन्होंने फारसी में दीवान तो लिखा ही, कलेक्शन ऑफ पोएट्री, साथ में नूह सिपेहर और मसनवी दुवल रानी खिज्र खान जैसी रचनाएं भी की। ये आखिरी वाली दुवल रानी खिज्र खान, ये क्या थी? कोई तारीफ थी सुल्तान की? नहीं, यही तो कमाल है। ये एक ट्रैजिक लव पोएम है। अच्छा। हाँ, तो मतलब सिर्फ राजा महाराजा की तारीफें नहीं हो रही थी, इश्क और मोहब्बत की बातें भी, वो भी फारसी में लिखी जा रही थी। लेकिन इतिहास लिखना भी तो एक बहुत बड़ा काम रहा होगा उस वक्त। हाँ, बहुत बड़ा। शासकों के लिए इतिहास लिखवाना अपनी लेगेसी बनाने जैसा था। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़े फिरोज शाही लिखी। मिनहाजुस सिराज भी एक बड़े इतिहासकार थे। और हाँ, इब्ने बतूता जैसे यात्रियों के ट्रैवल अकाउंट्स को तो भूल ही नहीं सकते। अरे वो तो उस जमाने के ट्रैवल व्लॉगर थे। बिल्कुल। जो बाहर से आके यहाँ का सोशियो पॉलिटिकल सीन बयान कर रहे थे। उनका पर्सपेक्टिव एकदम अलग था। और फिर मुगलों का दौर आया। यहाँ तो फारसी साहित्य का प्रोडक्शन एकदम आसमान छू गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी लिखी। जो दिलचस्प बात है कि वो तुर्की में थी। हाँ, ये थोड़ा अजीब है। दरबार की भाषा फारसी, पर अपनी कहानी अपनी जुबान में। इससे हमें मुगल विजय की बहुत सारी जानकारी मिलती है। फिर जहांगीर के दौर के लिए तुजुके जहांगीरी एक बेहतरीन सोर्स है। लेकिन एक बहुत ही खास किताब है, हुमायूं नामा। अच्छा, किसने लिखी थी? इसे हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। अरे वाह! इसमें हुमायूं की जिंदगी और उसके संघर्षों का जिक्र है। अब आप सोचिए, एक महिला हाँ, राजघराने के अंदर की कहानी लिख रही है। ये बहुत बड़ी बात है उस जमाने के लिए। ये तो सच में दिलचस्प है। और फिर आते हैं अकबर, जिनके दौर को तो गोल्डन पीरियड माना जाता है। अबुल फजल ने आईने अकबरी और अकबरनामा लिखी। हाँ, और अकबर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन शायद अनुवाद का काम था। ट्रांसलेशन। किस तरह का? उन्होंने संस्कृत ग्रंथों जैसे रामायण, भगवद गीता और कई उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया। मतलब वो कल्चर को जोड़ रहे थे। एग्जैक्टली। महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्मनामा कहलाया। ये कल्चरल सिंथेसिस का एक बेहतरीन उदाहरण है। वाह! और एक सचित्र रचना हमजानामा का भी जिक्र है। इसमें फारसी नायक अमीर हमजा की कहानियां हैं। हाँ, हजारों तस्वीरें थी उसमें। ये तो जमाने की ग्राफिक नॉवल जैसी रही होगी। आप कह सकते हैं। इसी दौर में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत भी लिखी। हाँ, और बदायूनी जैसे लेखक भी थे जो पॉलिटिकल रूल के एथिक्स पर लिखते थे, और फैजी जो फारसी शायरी के उस्ताद माने जाते थे।
शाहजहां के दौर में भी उनके ऊपर किताबें लिखी गईं, जैसे इनायत खान की शाहजहांनामा और अब्दुल हमीद लाहौरी की पादशाहनामा। मतलब हर बादशाह अपनी कहानी लिखवा रहा था। हाँ, और औरंगजेब के समय में मीर जाफर, जटल्ली जैसे व्यंग्यकार मतलब सैटिरिस्ट भी थे जो अपनी कुल्लियात लिख रहे थे। अच्छा, व्यंग्य भी था। बिल्कुल, माहौल जितना भी सख्त हो, व्यंग अपनी जगह बना ही लेता है। सही बात है। चलिए अब आते हैं उर्दू पर। इसकी पैदाइश की कहानी ही बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि ये फारसी और हिंदी के मेल जोल से बनी, खासकर तुर्की सेना की छावनियों में, बैरक्स में। एक तरह की खिचड़ी भाषा जो सबकी थी। हाँ, ज्यादातर लिंग्विस्ट यही मानते हैं। इसका ग्रामर जो ढांचा है वो ज्यादातर हिंदी वाला है, लेकिन स्क्रिप्ट और फॉर्म फारसी का है। और इसे शुरू में दक्कनी भी कहते थे। हाँ, क्योंकि इसे बहमनी सल्तनत मतलब अहमदाबाद, गोलकुंडा, बीजापुर वहां बहुत इस्तेमाल किया गया। और यहाँ भी अमीर खुसरो का नाम आता है। खुसरो तो हर जगह है। उन्होंने अपने समय की शुरुआती उर्दू में भी लिखा। लेकिन जब हम उर्दू शायरी की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले ज़हन में आता है मिर्ज़ा गालिब। उनके दीवान के शेर तो आज भी लोग टूटे दिल का हाल बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, और गालिब के अलावा सौदा, दर्द और मीर तकी मीर जैसे बड़े शायर भी हुए। मीर तकी मीर। हाँ, और 20वीं सदी में एक बहुत बड़ा नाम है इकबाल का, जिन्होंने बांगे दरा लिखी। और सबसे मशहूर सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा वो भी उन्होंने ही लिखा, जो आज एक राष्ट्रीय गीत बन चुका है। इसे मुगल बादशाहों जैसे बहादुर शाह जफर, जो खुद एक शायर थे। हाँ, जफर उनका तखल्लुस था। और अवध के नवाबों ने भी बहुत बढ़ावा दिया। बिल्कुल, और 20वीं सदी में सर सैयद अहमद खान ने उर्दू को मॉडर्नाइज करने का काम किया। अच्छा, वो कैसे? उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी दोनों में कई डायडैक्टिक मतलब शिक्षाप्रद और नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादी लेख लिखे। तो उर्दू सिर्फ शायरी की जबान नहीं रही, वो सोशल चेंज का एक टूल भी बन गई। एग्जैक्टली। तो ये हुई फारसी और उर्दू की बात। अब आते हैं हिंदी पर। आज हम जो हिंदी बोलते हैं वो 7वीं से 14वीं सदी के बीच अपभ्रंश से विकसित हुई। लेकिन इसे असली ताकत मिली भक्ति आंदोलन से। ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि भक्ति संतों ने संस्कृत को एक तरह से शन किया, मतलब उसे नकार दिया। इसलिए नहीं कि वो खराब भाषा थी, बल्कि इसलिए कि वो आम लोगों की नहीं थी। हाँ, वो ब्राह्मणों की भाषा थी और आम लोग उसे इस्तेमाल नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा हम तो लोगों की भाषा में लिखेंगे। तो यहीं से बंगाली, मराठी, गुजराती और हिंदी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य का विस्फोट हुआ। बिल्कुल। काफी समय तक तो हिंदी साहित्य पर संस्कृत का साया रहा, लेकिन पृथ्वीराज रासो को पहली हिंदी किताब माना जाता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी की कहानी है। हाँ, लेकिन हिंदी साहित्य का बड़ा हिस्सा भक्ति कवियों की देन है, जैसे कबीर के दोहे। उनके दोहे आज भी आम भारतीय बातों बातों में इस्तेमाल करते हैं। सही बात है। वो 2 लाइनों में जिंदगी का पूरा फलसफा, पूरी फिलॉसफी बता देते हैं। और तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखकर, वो तो अमर हो गए। ये सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले हिंदू ग्रंथों में से एक है। और दिलचस्प बात यह है कि ये ब्रज भाषा में है और इसमें फारसी के शब्द भी मिलते हैं। अच्छा। हाँ, तो कल्चर का मेलजोल यहाँ भी दिख रहा है। और कृष्ण भक्ति ने भी बहुत से कवियों को प्रेरित किया। बहुत ज्यादा। सूरदास ने सूर सागर में कृष्ण के बचपन और गोपियों के साथ उनकी लीलाओं का वर्णन किया है। रहीम, भूषण और रसखान उन्होंने भी कृष्ण भक्ति पर बहुत कुछ लिखा है। और मीराबाई को कैसे भूल सकते हैं, एक ऐसी महिला जिसने राजपाट छोड़कर खुद को कृष्ण की भक्ति में डुबो दिया और उनके लिए बेहतरीन कविताएं लिखी। वो तो एक तरह से रेबल आइकॉन है। बिल्कुल। और इसी कड़ी में बिहारी का सत्सई भी बहुत प्रसिद्ध है। भक्ति आंदोलन ने साहित्य को दरबारों से निकालकर जनता के बीच ला दिया। तो ये एक बहुत बड़ी सोशल शिफ्ट थी। बहुत बड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम आधुनिक साहित्य पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। ये वो दौर है जब ब्रिटिशर्स के आने के बाद भारत में साहित्य का पूरा लैंडस्केप ही बदल गया। हाँ। खासकर गद्य यानी प्रोज राइटिंग में एक तरफ संस्कृत क्लासिक्स की तरफ वापस जाने की ललक थी और दूसरी तरफ नेशनलिस्टिक फर्वर मतलब देशभक्ति का जोश। हाँ, मतलब एक तरह से अपनी जड़ों को पकड़ना और साथ ही भविष्य के लिए एक नए देश की कल्पना करना, ये दोनों भावनाएं एक साथ चल रही थीं। बिल्कुल। और इसी टेंशन से बहुत ही पावरफुल लिटरेचर निकल कर आया। और इस दौर में खासकर नॉर्दर्न इंडिया में हिंदी एक मेजर लैंग्वेज बनकर उभरी। और जब हम हिंदी की बात करते हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम सबसे पहले आता है। हाँ। उनका नाटक अंधेर नगरी तो आज भी इतना रेलेवेंट लगता है। सही कहा। 1850 के दशक में लिखा गया अंधेर नगरी और उनका एक और काम भारत दुर्दशा
उस समय के समाज और राजनीति पर एक जबरदस्त कटाक्ष था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि साहित्य कैसे सोशल कमेंट्री का एक पावरफुल टूल बन सकता है। इस पीरियड को जिसे आधुनिक काल कहते हैं, उसके भी सबसेक्शंस हैं, है ना? हाँ, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को 4 मुख्य युगों में बांटा गया है। अच्छा। पहला है भारतेंदु युग, जो 1868 से 1893 तक चला। फिर आया द्विवेदी युग, 1893 से 1918 तक, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है। उसके बाद आया छायावाद युग, 1918 से 1937 तक, और फिर समकालीन काल यानी कंटेम्प्रेरी पीरियड, जो 1937 से आज तक चल रहा है। और इसी समय हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का आंदोलन भी चल रहा था, जिसे स्वामी दयानंद ने लीड किया। उनका सत्यार्थ प्रकाश तो बहुत फेमस है। बिल्कुल, और सिर्फ नेशनलिस्ट राइटिंग ही नहीं, बल्कि समाज की जो कुरीतियां थीं, उन पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त जैसे लेखकों ने समाज की रूढ़िवादी सोच, ऑर्थोडॉक्सीज पर सीधा प्रहार किया। प्रेमचंद की कहानियां तो आज भी स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, गोदान हो या बड़े भैया। हाँ, बड़े भैया की कहानी तो हर छोटे भाई बहन को अपने घर की कहानी लगती होगी। और हमें दूसरे बड़े नामों को भी नहीं भूलना चाहिए, जैसे सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर और हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला? हाँ, जिनकी मधुशाला आज भी लोगों की जुबान पर है। और महिला लेखिकाओं में महादेवी वर्मा का योगदान तो फिनोमिनल है। उन्हें पद्म विभूषण भी मिला। बिल्कुल, उन्होंने अपनी राइटिंग के जरिए समाज में महिलाओं की स्थिति को जिस तरह हाईलाइट किया, वो कमाल था। सही बात है। चलिए अब थोड़ा पूर्व की तरफ चलते हैं। बंगाल में तो साहित्य की एक अलग ही क्रांति चल रही थी, जो हिंदी और उर्दू को टक्कर दे रही थी। इसका एक बड़ा कारण था 1800 में विलियम कैरी द्वारा श्रीरामपुर मतलब सेरामपुर में बैप्टिस्ट मिशन प्रेस की स्थापना। अच्छा। सोचिए, एक प्रिंटिंग प्रेस ने लिटरेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को कितना आसान बना दिया होगा। कैरे ने तो बंगाली ग्रामर तक किताब भी लिखी और एक इंग्लिश बंगाली डिक्शनरी भी छापी। ये तो गजब है। मतलब एक अंग्रेज ने भाषा को स्ट्रक्चर देने में मदद की। और इसी से इंस्पायर होकर बंगाल के अमीर लोगों ने भी अपने प्रेस खोले। जो पुराना साहित्य था, जैसे मंगल काव्य, वो अब आम लोगों तक पहुंचने लगा। और फिर आया नेशनलिज्म का दौर। साहित्य का फोकस आम आदमी के दुख दर्द और ब्रिटिश राज में देश की दुर्दशा पे चला गया। बिल्कुल। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अक्षय कुमार दत्ता, ये सब बड़े नाम हैं। लेकिन इस नेशनलिस्ट राइटिंग का शिखर थे बंकिम चंद्र चटर्जी। हाँ। उनका उपन्यास आनंद मठ इतना पॉपुलर हुआ कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम उसी से लिया गया है। ये एक आहा मोमेंट है कि कैसे एक नॉवेल का हिस्सा पूरे देश की आवाज बन गया। बिल्कुल। और नोबेल प्राइज, भारत का पहला नोबेल प्राइज भी एक बंगाली लेखक रविंद्रनाथ टैगोर को मिला, उनकी कृति गीतांजलि के लिए। व्हाट अ मोमेंट दैट मस्ट हैव बीन। शरद चंद्र चटर्जी, काजी नजरुल इस्लाम और आर.सी. दत्ता जैसे लेखकों ने भी बंगाली साहित्य को बहुत समृद्ध किया। और असम की बात करें तो असमिया साहित्य में मध्यकाल में बुरंजी यानी दरबारी इतिहास या कोर्ट क्रॉनिकल्स का बोलबाला था। अच्छा। इसके अलावा शंकरदेव ने भक्ति कविताएं लिखी। आधुनिक काल में पद्मनाभ गोहेन बरुआ और लक्ष्मीनाथ बेज बरुआ, ये 2 बड़े नाम हैं। और उड़िया साहित्य? उड़िया में पहला काम सरला दास का माना जाता है। मध्यकाल में उपेंद्र भंज एक प्रमुख लेखक थे और आधुनिक काल में राधानाथ रे और फकीर मोहन सेनापति ने अपनी राष्ट्रवादी रचनाओं से अपनी पहचान बनाई। अब पश्चिम की ओर चलते हैं, गुजरात से शुरू करते हैं। यहाँ तो भक्ति आंदोलन का बहुत गहरा प्रभाव था। नरसिंह मेहता का नाम तो सबने सुना होगा, वैष्णव जन तो भजन के जरिए। हाँ बिल्कुल, उन्होंने श्री कृष्ण के भक्ति गीतों को वहाँ की लोक परंपराओं फोक ट्रेडिशंस के साथ मिला दिया। बाद के दौर में नरमठ की कविता और गोवर्धन राम का गद्य महत्वपूर्ण है। गोवर्धन राम का उपन्यास सरस्वती चंद्र तो एक क्लासिक है। हाँ, उस पर तो टीवी सीरीज भी बनी थी। और गुजराती साहित्य का शिखर पुरुष किसे माना जाता है? डॉक्टर के.एम. मुंशी को। उन्होंने फिक्शन और नॉन फिक्शन, खासकर हिस्टोरिकल, दोनों में बहुत काम किया। उनका उपन्यास पृथ्वी वल्लभ बहुत प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं राजस्थान की। यहाँ के साहित्य के 2 मुख्य रूप हैं, डिंगल और पिंगल। ढोला मारू का जिक्र आता है। बिल्कुल। और मीराबाई की ब्रज भाषा में लिखी रचनाएं तो पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। सही बात है। यहाँ की कहानियां ज्यादातर ओरल ट्रेडिशन का हिस्सा थीं, जिन्हें भाट लोग वीर काव्य यानी जीत के गीत गाकर सुनाते थे। मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड लिटरेचर। अब आते हैं सिंधी साहित्य पर। इस पर तो पड़ोसी इलाकों का बहुत असर होगा। हाँ, राजस्थान और गुजरात का गहरा प्रभाव है। और क्योंकि सिंध हमेशा भारत के बॉर्डर पे रहा,
वहाँ इस्लाम और सूफीवाद का प्रभाव बहुत पहले आ गया था। अच्छा। इसलिए सिंधी कविता बहुत लिरिकल है, जिसे गाया जाता है। इसमें दीवान कौरामल और मिर्जा कुलिश बेग 2 बड़े नाम हैं। उत्तर में कश्मीर से शुरू करते हैं। कल्हण की राजतरंगिणी का जिक्र तो हम पहले भी कर चुके हैं। वो संस्कृत में थी। आम लोगों की भाषा कश्मीरी थी, जिस पर फारसी और हिंदी का असर था। मध्यकाल में कश्मीर की पहली महिला कवयित्री हुई ललदिद, जो एक शैव रहस्यवादी, एक शाइवाइट मिस्टिक थीं। और यहाँ भी सूफीवाद का गहरा प्रभाव पड़ा। सूफी गुलाम मोहम्मद, जिंदा कौल, महजूर जैसे लेखक हुए। एक नाम नूरदीन का भी है, जिन्हें नंद ऋषि भी कहते थे। उनका काम बहुत दिलचस्प है, क्योंकि उन्होंने अपनी कविता में हिंदू और इस्लामी तत्वों को एक साथ लाने की कोशिश की। अच्छा, मतलब एक सिंसर्टिक कल्चर का प्रतीक। बिल्कुल। हालांकि 1846 में जब सत्ता डोगरा परिवार के पास गई, तो डोगरी भाषा के आगे कश्मीरी भाषा थोड़ी दब गई, पर अब उसे फिर से रिवाइव करने की कोशिश हो रही है। अब आते हैं पंजाब पर। यहाँ तो 2 लिपियां थी, फारसी और गुरमुखी। और सिखों का पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ दुनिया के महानतम ग्रंथों में से एक है। सही। इसका ज्यादातर हिस्सा गुरमुखी में है, लेकिन इसमें कबीर, दादू और नानक के दोहे भी हैं। ये एक बहुत ही कंपोजिट टेक्स्ट है। गुरु गोविंद सिंह ने भी सवैया लिखी, और पंजाब की लोक कथाएं, हीर रांझा, सोहनी महिवाल, ससी पुन्नू। हाँ। वारिस शाह की हीर रांझा तो अमर है। साथ ही बाबा फरीद और बुल्ले शाह की सूफी कविता, खासकर उनकी काफियां बहुत लोकप्रिय हुईं। और मॉडर्न नेशनलिज्म का असर देखिए। भगत सिंह का रंग दे बसंती चोला एक क्लासिक उदाहरण है। भाई वीर सिंह ने राणा सूरत सिंह लिखा। डॉक्टर मोहन सिंह और पूरन सिंह आज के दौर के लेखक हैं। और आखिर में मराठी साहित्य। महाराष्ट्र में भी कई बोलियां, डायलेक्ट्स हैं। हाँ, सबसे पुराना काम 13वीं सदी में संत ज्ञानेश्वर का मिलता है। उन्होंने भगवत गीता पर मराठी में कमेंट्री लिखी और महाराष्ट्र में कीर्तन की परंपरा शुरू की। अच्छा। उनके अलावा नामदेव, सेना, गोरा और पहली महिला लेखिका जनाबाई का जिक्र मिलता है। 16वीं सदी के संत एकनाथ भी बहुत पॉपुलर थे, क्योंकि वो आम लोगों की भाषा में लिखते थे। सही। तुकाराम और रामदास भी बड़े भक्ति कवि हुए। और यहाँ भी नेशनलिस्ट मूवमेंट का गहरा असर पड़ा। बाल गंगाधर तिलक ने अपना अखबार केसरी मराठी में निकाला। ये अखबार ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करता था और क्रांतिकारियों के लेख छापता था। ये दिखाता है कि लिटरेचर और जर्नलिज्म कैसे आज़ादी की लड़ाई का हथियार बने। और मराठी प्रोज को हरि नारायण आप्टे, वी.एस. चिपलूनकर और केशव सूत ने एक नया मोड़ दिया। एम.जी. रायनाडे, जी.टी. माढोलकर जैसे नाम भी हैं। बिल्कुल। तो ये था आधुनिक भारतीय साहित्य का एक छोटा सा जायजा। Okay, so we hope you liked our today's discussion on Chapter 13, Indian Literature, of Indian Art and Culture by Nitin Singhania. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. धन्यवाद, जय हिंद।